आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश के सूक्ष्म व मध्यम उद्यम और रेशम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती मोनिका एस गर्ग जी, अपर मुख्य सचिव रेशम श्री बाबूलाल मीणा जी, सदस्य सचिव केंद्रीय रेशम बोर्ड भारत सरकार श्री पी शिव कुमार जी, रेशम विभाग के सभी अधिकारीगण, आज के इस सिल्क एक्सपो में उपस्थित हमारे सभी प्रगतिशील किसान बहन और भाइयों, इस क्षेत्र के सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, आप सबकी गर्मामी उपस्थिति में यह सिल्क एक्सपो लखनऊ में आज शुभारंभ हो रहा है। मैं सबसे पहले प्रदेश के और देश के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए आप सभी, इस क्षेत्र से जुड़े हुए आप सभी महानुभावों का मैं यहां पर लखनऊ में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज इस अवसर पर रेशम मित्र पत्रिका का विमोचन हुआ है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेशम मित्र रेशम रत्न पुरस्कार से 8 विभिन्न श्रेणियों के 16 ऐसे रत्नों को, जिन्होंने रेशम उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से या उसको प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग श्रेणी में कुछ विशिष्ट किया है, उन्हें यहां सम्मानित किया गया है। मैं उन सबको हृदय से बधाई देता हूं, उन सबका भी मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि एक नारा हमारे यहां सदैव से प्रचलित रहा है, रोटी, कपड़ा और मकान का, यानी जीवन की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं किसी भी व्यक्ति के लिए, वह सामान्य हवा और पानी के बगैर तो पूरी जीव सृष्टि के लिए आवश्यक है ही, लेकिन एक सभ्य व्यवस्थित सभ्यता के लिए आवश्यक है कि उसके लिए उसको रोटी मिले समय पर, कपड़ा मिले तन ढकने के लिए और सिर ढकने के लिए भी उसको एक छत मिल जाए। तो एक सभ्यता का विस्तार इस रूप में आगे बढ़ता है। कपड़ा जीवन की एक आवश्यकता है और ये न केवल जीवन की आवश्यकता है बल्कि किसान की आमदनी को बढ़ाने के साथ साथ रोजगार के सृजन का भी एक सशक्त माध्यम है। रेशम प्राचीन काल से ही इसकी अलग अलग पद्धतियां रही हैं और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां 25 करोड़ की आबादी निवास करती है, उस राज्य में इस फील्ड में जो अनेक संभावनाएं विकसित हो सकती हैं। पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश ने जो प्रगति की है, यद्यपि वह पहले की तुलना में संतोषजनक हो सकती है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की दृष्टि से अपर्याप्त है। संभावनाएं हैं, लेकिन उन संभावनाओं के लिए जो प्रयास होने चाहिए, यह सिल्क एक्सपो उसका एक माध्यम बनेगा। इस बात को लेकर के आज मैं इस अवसर पर यहां पर विभाग के साथ साथ यहां पर जुड़े हुए जो किसान हैं, जो यहां पर आए हुए उद्यमी हैं, इस फील्ड से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं, इन सब का मैं आह्वान करूंगा।
बहनों और भाइयों, अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर क्या संभावनाएं विकसित हो सकती हैं, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो संभावनाएं हैं, वाराणसी और भदोई दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां आजमगढ़ से लेकर के वाराणसी तक, चाहे वो मुबारकपुर की साड़ी हो, चाहे वह वाराणसी की साड़ियां, ये सभी सिल्क क्लस्टर डेवलप करने के लिए भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी इस दिशा में एक नए प्रयास को आगे बढ़ाया है। आज भी देश के अंदर, पूरे देश के अंदर वाराणसी की सिल्क की साड़ियां किसी भी मांगलिक कार्यक्रम के लिए लोगों की पसंद बनती है। लोग आते हैं बड़े पैमाने पर, और काशी में काशी विश्वनाथ धाम बनने के उपरांत जो पर्यटकों की संख्या वहां बढ़ी है, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, उसने इस व्यापार को एक नई ऊंचाई दी है। आज वाराणसी में एक्सपो मार्ट के माध्यम से ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर बनने के उपरांत इसमें काफी वृद्धि हुई है, काफी तेजी के साथ देखने को मिल रहा है। हम लोग जब आजमगढ़ में भी जाते हैं, मुबारकपुर के साड़ी के उद्योग से जुड़े हुए उद्यमियों से बातचीत करते हैं, या वाराणसी के अंदर हम लोग जाते हैं, या मिर्जापुर और भदोई के अंदर जाते हैं और इस सिल्क क्लस्टर के बारे में इसकी प्रगति को देखते हैं, तो लगता है कि इसमें बहुत गुंजाइश है। या उत्तर प्रदेश में पीएम मित्र पार्क, जो टेक्सटाइल पार्क का एक बृहद रूप यहां पर आने जा रहा है, लखनऊ में, लखनऊ हरदोई बॉर्डर पर लगभग 1000 एकड़ क्षेत्रफल में टेक्सटाइल से जुड़े हुए अलग अलग उद्योग यहां पे लगने जा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की उन संभावनाओं को प्रदर्शित करने का एक माध्यम है जो यहां पर होने जा रहा है। लेकिन रॉ मटेरियल तो यहां पर हमें स्वयं ही तैयार करना होगा, और किसान अगर इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो केंद्र सरकार के द्वारा इस संबंध में प्रोत्साहन करने के लिए अनेक योजनाएं यहां पर चल रही हैं, जो आपको इस अवसर पर देखने को मिलेगा। और मैं विभाग से भी कहूंगा कि इन योजनाओं के बारे में हर जिले के अंदर संगोष्ठी करनी चाहिए, प्रगतिशील किसानों के साथ बैठना चाहिए, उन्हें प्रोसेसिंग के साथ, वहां पर ट्रेनिंग के कार्यक्रम के साथ जोड़ना चाहिए। मेरा मानना है कि केवल गोरखपुर मंडल ही नहीं, बल्कि वाराणसी मंडल, आजमगढ़ मंडल, मिर्जापुर मंडल, लखनऊ मंडल, देवीपाटन मंडल, बस्ती मंडल, इन सभी में ये संभावनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि सैकूट की खेती के साथ साथ जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर, क्योंकि यूपी जैसे राज्य में 9 क्लाइमेटिक जोन है, और इन सभी 9 जोन में अगर आप देखेंगे तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के कृषि उत्पादों को वहां पर विकसित करने और आगे बढ़ाने का हमारे पास एक अवसर होता है। और उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो ये संभावनाएं यूपी के अंदर बहुत अच्छी बन सकती है, और उनको आगे बढ़ाने के लिए एक प्रयास अगर हमारे स्तर पर होता है, और यहाँ पे लोकल स्तर पर ही रेशम का उत्पादन, उसके प्रोसेसिंग की व्यवस्था, और फिर आगे की प्रक्रिया के साथ उसको वस्त्र उत्पादन के साथ हम जोड़ते हैं, तो जो रेशम का उद्योग का क्लस्टर प्राचीन काल से ही काशी और आजमगढ़ रहा है, इसको रॉ मटेरियल अगर सस्ता मिलता है तो स्वाभाविक रूप से उसकी लागत भी सस्ती आएगी, और जो समाज की डिमांड है, जो आज मार्केट की डिमांड है, उसके अनुरूप उत्पाद हम लोग आसानी से लोगों को उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। सरकार इस दिशा में आपको ट्रेनिंग के साथ जोड़ने, रॉ मटेरियल के लिए सहयोग करने, प्रोसेसिंग के साथ सहयोग करने, और मार्केटिंग और डिजाइनिंग के साथ जोड़ने में भी आपको मदद करेगी।
दिशा में सरकार के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, जो मैंने पहले भी कहा कि उत्तर प्रदेश में 2017 में सरकार आने के बाद आज प्रदेश ने अपने परंपरागत उत्पाद को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठाए, अनेक प्रयास हुए। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने परंपरागत उत्पाद के लिए अपनी एक पॉलिसी बनाई। 75 जनपद हैं तो 75 जनपदों के लिए किसी एक उत्पाद को वहां के लिए चिन्हित करते हुए उसे आगे बढ़ाया। और आज यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में 75 जनपद की, आज प्रत्येक जनपद की अपनी एक यूनिक प्रोडक्ट है, जैसे हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में कहा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने सरकार ने उसको मार्केट के साथ जोड़ा, डिजाइनिंग के साथ जोड़ा, पैकेजिंग के साथ जोड़ा। परिणाम क्या है कि यहां पर रोजगार का सृजन भी हुआ, एक्सपोर्ट भी यहां का परंपरागत उत्पाद होना प्रारंभ हुआ। 75 हमारे पास डिस्ट्रिक्ट है, 75 जीआई प्रोडक्ट भी उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में मौजूद हैं, जिन्हें आज उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर मान्यता प्राप्त हुई है। और ये संभावना उत्तर प्रदेश के अंदर है, जिसमें मुबारकपुर की साड़ियां भी हैं और वाराणसी भदोही की भी ये साड़ियां जो आज आपको बाहर देखने को मिलेगी, इन सभी के माध्यम से उत्तर प्रदेश की इस पोटेंशियल को आगे बढ़ाने का एक अवसर प्राप्त होता है। इस सिल्क एक्सपो इस फील्ड में उत्तर प्रदेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का एक माध्यम बने, इस पर हमें प्रयास करना होगा। और मुझे लगता है कि प्राचीन समय से, प्राचीन काल से ही इस कार्यक्रम के साथ उत्तर प्रदेश का किसान जुड़ा रहा है, यहां का उद्यमी भी जुड़ा रहा है, लेकिन समय के अनुरूप उन्हें उचित प्रोत्साहन, डिजाइनिंग या फिर उनको पैकेजिंग के साथ जोड़ने में पिछली सरकारों की उपेक्षा का दंश उन्हें झेलना पड़ा था। एक समय पूरी तरह उपेक्षित हो गया था। और केवल सिल्क का ही नहीं, बल्कि परंपरागत उत्पाद के प्रत्येक क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि जितने भी ऐसे उत्पाद हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के अंदर, आज आप देखते होंगे, आप भदोही के अंदर जाएंगे तो कारपेट के लिए भदोही इसके लिए विख्यात है। अगर आप जाके देखते होंगे कि अगर आप गोरखपुर में जाएंगे, टेराकोटा का उत्पाद वहां पे आपको प्राप्त होगा। अगर आप वाराणसी में जाएंगे तो सबसे अधिक जीआई प्रोडक्ट आपको अकेले वाराणसी में देखने को मिलेंगे। अगर आप आगरा में और कानपुर में आते हैं तो लेदर का प्रोडक्ट आपको वहां पर देखने को मिलेगा। अगर आप मुरादाबाद में आते हैं तो ब्रॉस के आइटम वहां पर आपको देखने को मिलते हैं। फिरोजाबाद में जाएंगे ग्लास मिलेगा। मेरठ में जाएंगे तो वहां पर आपको स्पोर्ट्स आइटम देखने को मिलेंगे। यानी अलग अलग जनपद की अलग अलग प्रोडक्ट आज उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को देश और दुनिया के सामने रखता है। और उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश आज अपने इस परंपरागत उत्पाद के माध्यम से अपने युवाओं को और अपने उद्यमियों को आगे बढ़ने का एक प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध करवा रहा है। ऐसे सिल्क के क्लस्टर भी उत्तर प्रदेश के अंदर जिन क्षेत्रों में विकसित हो सकते हैं और इसमें संभावनाएं बनी हुई है, उसको भी हमें और तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए एक नया प्रयास प्रारंभ करना होगा। और आवश्यकता पड़े तो इसके लिए विभाग को अलग से भी ऐसे किसानों को जो रेशम मित्र के रूप में अपनी सहभागिता का परिचय लेकर के इस फील्ड की संभावनाओं को जमीनी धरातल पर उतार करके उत्तर प्रदेश को एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक राज्य के रूप में भी अन्य राज्यों की तुलना में खड़ा कर सके, उसके लिए जो भी इंसेंटिव की व्यवस्था करनी, वो सब चीजें समयबद्ध तरीके से अगर आगे बढ़ता है तो मेरा यह मानना है कि उत्तर प्रदेश की संभावनाओं को बहुत बेहतर
बेहतर तरीके से देश और दुनिया के सामने इस फील्ड में भी कर सकते हैं। वो तब जब बहुत शीघ्र पीएम मित्र पार्क, जो टेक्सटाइल का एक पार्क के रूप में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विकसित होने जा रहा है, वह इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने में एक बड़ी मदद कर सकता है। बहनों और भाइयों, जब हम रेशम के वस्त्रों की बात करते हैं तो यह विशुद्ध रूप से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है, लेकिन तकनीक को हमें समयबद्ध तरीके से इम्प्रूव भी करना होगा, उसके साथ अपने आप को जोड़ना होगा। जैसे परंपरागत रूप से अगर आप खादी में देखेंगे, पहले हाथ से चलने वाला चरखा था, हाथ से चलने वाला चरखा के बाद उसमें इलेक्ट्रिक चरखा आया। अब बिजली का खर्चा बढ़ा, लेकिन उसकी रफ्तार 5 से 10 गुनी अधिक बढ़ गई। अगर आप देखेंगे अब बिजली के खर्चे को कम करना है तो अब सोलर चरखा भी आ चुका है। ऐसे ही इसमें भी जब हम रेशम के जो भी प्रोडक्ट आते हैं, उस प्रोडक्ट को प्रोसेसिंग के साथ जब जोड़ रहे हैं, उसकी कटाई के कार्यक्रम को जोड़ने के लिए भी उस प्रक्रिया का पालन करते हुए मैं देख रहा था जब सिल्क एक्सपो में कैसे वे लोग उस प्रोसेसिंग के साथ जोड़ करके उसके धागे को बना करके और उसको फिर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यानी यह एक विशुद्ध रूप से स्वदेशी तकनीक भी है और स्थानीय स्तर पर अपनी रोजमर्रा के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं के स्वावलंबन के लिए भी इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए जो मिशन शक्ति के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप जो कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं, आखिर उत्तर प्रदेश क्यों नहीं इस दिशा में आगे बढ़ सकता? हम लोग जब दुनिया के अंदर देखते हैं रेडीमेड गारमेंट्स में, दुनिया के छोटे छोटे देश आज अपनी धमक के साथ वहां बढ़े हुए हैं। जिन लोगों के पास संसाधन बहुत कम है, जिनके पास संभावनाएं ना के बराबर है, वे लोग आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन हमारे पास संभावना भी है, हमारे पास संसाधन भी है। अगर हम आधी आबादी की एक बड़े तबके को जो कार्य चाहती है, अगर हमने रेशम उत्पादन के साथ जोड़ दें, प्रोसेसिंग के साथ जोड़ दें, रेडीमेड गारमेंट्स के साथ जोड़ दें, डिजाइनिंग के साथ जोड़ लें, मार्केटिंग के साथ जोड़ लें, पैकेजिंग के साथ जोड़ लें, तो आज दुनिया के अंदर रेडीमेड गारमेंट्स में जो छोटे छोटे देश आज अपनी धमक बनाए हुए हैं, उनका स्थान उत्तर प्रदेश और भारत ले सकता है। और इस संभावना को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने तमाम अन्य कदम उठाए हैं। उन कदमों को भी हम लोगों को देखना चाहिए, उसका लाभ भी हमें लेना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि सिल्क एक्सपो अगले एक सप्ताह तक यहां पर चल करके रेशम क्षेत्र से जुड़ी हुई विभिन्न योजनाओं के बारे में किसानों को, उद्यमियों को और अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स को इसके बारे में अवगत भी कराएगा, उनके महत्वपूर्ण सुझाव भी लेगा। रेशम उत्पादन के लिए हम और क्या कुछ कर सकते हैं, किस प्रकार का मैकेनिज्म हमें उत्तर प्रदेश के अंदर तैयार करना है कि किसान इसके माध्यम से अधिक उत्पादन करके अधिक मुनाफा कमा सके। इसके लिए कौन से ऐसे प्रयास हो सकते हैं, उन प्रयासों को अगर हम लोग एक्सपो थोड़ी भी उसमें प्रयास कर सकेगा तो यह एक सार्थक दिशा में किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से इस सिल्क एक्सपो के अवसर पर पूरे उत्तर प्रदेश से आए हुए और देश भर से आए हुए इस फील्ड से जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब का मैं हृदय से यहां पर अभिनंदन करता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेशम रत्न के नाम पर जिन लोगों को आज यहां पे सम्मानित किया गया है, उन सबको मैं बधाई देता हूं और विभाग का मैं आह्वान करता हूं कि वे लोग इस दिशा
किसान है, अगर उन सभी क्षेत्रों में, चाहे वो वाराणसी मंडल हो, मिर्जापुर मंडल हो, आजमगढ़ मंडल हो, या गोरखपुर मंडल, या देवीपाटन, या लखनऊ मंडल, इन सभी में अगर इनके इससे संबंधित सेमिनार, गोष्ठियां और किसानों के साथ एक संवाद के कार्यक्रम, उनके प्रशिक्षण और इन सभी जनपदों से जुड़े हुए किसानों को फिर उन राज्यों में भेजना और उन राज्यों की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मदद कर सकेंगे, तो रेशम उत्पादन को अभी हमने 84 गुना बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक समय वह जरूर आ सकता है जब उत्तर प्रदेश का हमारा किसान रेशम उत्पादन में देश के अंदर अग्रणी राज्यों में गिना जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।